एशिया के पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय और झीलों की नगरी भोपाल से आप सबको शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता निर्वहन कर रहे हमारी बड़ी बहन प्रोफेसर आशा शुक्ला जी, कुलपति बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू, आदरणीय हमारे मित्र हमारे भ्राता प्रोफेसर जयंत सोनवलकर जी, कुलपति मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, डॉक्टर संतोष तिवारी जी, जिनको स्वागत करने का अवसर मुझे दिल्ली में भी मिला, हमारे मित्र कुशाभाऊ ठाकरे से डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे भोपाल के मित्र बहुत ही डायनामिक प्रोफेसर दिवाकर शुक्ला जी, समागम पत्रिका शोध पत्रिका के संपादक और बहुत ही जुझारू पत्रकार प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार जी। आज उन्होंने बहुत बढ़िया एक टाइटल लगाया, जिंदगी का पोस्ट कार्ड। और यहाँ उपस्थित क्षमा चाहूँगा अगर मैंने कोई नाम छूट गया हो तो, मैंने पैनलिस्ट का देखा, बाकी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ नाम जो बहुत परिचित हैं और व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। आप सभी को नमस्कार। मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों विश्वविद्यालयों के ये संयुक्त तत्वाधान में ये पहला कार्यक्रम है। पहले भी अंबेडकर विश्वविद्यालय में वेबिनार में भाग लेने का मुझे अवसर मिला था, लेकिन ये हमारे संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पत्रकारिता में नई संभावनाएं और उभरते अवसर, इस विषय पर आज ये आयोजन किया जा रहा है और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि कोविड के बाद या कोविड शुरू होने के बाद पत्रकारिता को लेकर युवा पीढ़ी के अंदर एक द्वंद्व की स्थिति है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मीडिया में आगे अवसर कितने हैं, इसमें संभावनाएं क्या है, क्या प्रिंट बंद हो गया है या बंद हो रहा है। बहुत सारे अंतर्द्वंद है, एक ऊहापोह की स्थिति है मीडिया को लेकर, और हम मीडिया शिक्षक होने के नाते हमारा एक विशेष दायित्व बनता है कि हम इस बारे में उनको जानकारी भी दें, विशेषकर युवा पीढ़ी को, कि स्थिति जिस तरीके से दिख रही है वो नहीं है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कोविड के काल, उससे पहले भी प्रिंट एक तरह से डिक्लाइन हो रहा था, लेकिन भारत ने प्रिंट में उतना नुकसान नहीं देखा जितना पश्चिमी मुल्कों में देखा। पश्चिम में तो बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया है वो बंद हो गए या ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, लेकिन भारत में जिला स्तर पर तक अपने अपने संस्करण शुरू कर और एक सामुदायिक मीडिया की भूमिका में आकर प्रिंट मीडिया एक नए अवतार में प्रस्तुत हुआ। और यही नहीं, भाषाई पत्रकारिता आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आज इजाफा जो हुआ है, आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक, पाठक और श्रोता अपने भाषा में समाचार या मनोरंजन सुनना, देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। इसलिए जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में महानिदेशक था तो हमने भाषाई पत्रकारिता को बहुत महत्व दिया। हमने अपने महाराष्ट्र के परिसर से हमने मराठी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम शुरू किया, केरल के परिसर से मलयालम पत्रकारिता का शुरुआत की, दिल्ली में जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम था उर्दू में उसको हमने पीजी डिप्लोमा बना दिया, और यहाँ तक कि हमने लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ के साथ मिलकर हमने संस्कृत पत्रकारिता का पहला पाठ्यक्रम भी हमने शुरू किया था। यानी कि भाषा में, और आज भी मेरे वो संस्था छोड़े 3 साल के करीब हो गए, और आज भी सबसे सफल पाठ्यक्रमों में से सबसे ज़्यादा जिसमें लोग आते हैं वो यही भाषाई पत्रकारिता के पाठ्यक्रम हैं।
क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट तुरंत हो रहा है। आज भाषाई अखबारों को, भाषाई टेलीविज़न चैनल को, भाषाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आज स्किल्ड, ट्रेन्ड, प्रशिक्षित पत्रकारों की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने युवा पीढ़ी से बताता हूँ कि भले आपकी शिक्षण हिंदी या अंग्रेज़ी में हो रही हो, लेकिन अगर आपका कोई मातृभाषा, स्थानीय भाषा, वो कुछ भी हो सकता है, मगही हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, मैथिल हो सकता है, मलयालम हो सकता है, तमिल, बांग्ला, पंजाबी, कोई भी भाषा अगर आपकी मातृभाषा है या जिससे आप अवगत हैं, तो उसमें अपना, आज ये भाषा एक हुनर बन गई है, एक स्किल बन गया है। भाषा, अंग्रेज़ी के बारे में भी मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भारतीयों के लिए अंग्रेज़ी एक भाषा नहीं है, भारतीयों के लिए अंग्रेज़ी एक स्किल है जिसको सीखकर आप नौकरी पाते हैं। हम अपने घर में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी हम नौकरी के लिए करते हैं, अपने व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग करते हैं, तो वो स्किल हुआ, वो लैंग्वेज नहीं है। तो भारत में इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि भारत में अंग्रेजी एक स्किल है। इसी प्रकार सभी भाषाएं, आज वो समय आ गया है जब भाषा का अपना एक गरिमा स्थान है, लेकिन साथ में भाषा का ज्ञान आज आपका, खासकर मीडिया के विद्यार्थियों के लिए एक स्किल है। आप जितनी भाषाएं जानते हैं उतना आपका जो है, आप मल्टी स्किल्ड हैं। आज वो पत्रकार जिन चैनलों में, आज चैनल जब आपका रिक्रूट करते हैं तो ये इस बात को देखते हैं कि आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। तो टाइम्स अगर आपको नौकरी देती है तो टाइम्स ये भी देखता है कि आप टाइम्स नाउ के लिए भी आप रिपोर्टिंग कर सकें और टाइम्स नव भारत के लिए भी आप रिपोर्टिंग कर सकें। आपके अंदर वो क्षमता है या नहीं। तो ये भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में क्योंकि ये चर्चा हो रही है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भले उस 64 पेज के डॉक्यूमेंट में मीडिया शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन भाषा को जो महत्व दिया गया है वो हमारे लिए सार्थक है, हमारे लिए वो प्रासंगिक है, मीडिया शिक्षकों के लिए, क्योंकि वहाँ प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होने की बात कही है। तो इसलिए भाषा को हम एक एसेट माने, एक संपत्ति माने और उस पर काम करें। मैं 22 साल से मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान में पढ़ाया है, बाद में मैं उसका महानिदेशक बना, लेकिन वहाँ अंग्रेजी पत्रकारिता को मैं पढ़ाता था। लेकिन वहाँ के मैं सभी विद्यार्थियों से कहा करता था कि नियमित रूप से आप एक हिंदी अखबार भी, कम से कम एक हिंदी अखबार आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि भारत को अगर समझना हो, भारत के ग्रामीण परिवेश को समझना हो, भारत के कृषि को समझना हो, आम आदमी को समझना हो, निम्न मध्यम वर्ग को समझना हो, तो आपको भारतीय भाषा में समाचार पत्र पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए भाषा का महत्व इस संदर्भ में बहुत आवश्यक है। आज विश्वविद्यालयों में और मीडिया विभागों में सबसे आवश्यक है कि हम कितना मल्टीटास्कर्स को तैयार करते हैं। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं सिर्फ लिखना जानता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए सीमित ही आपके लिए डिमांड रहेगी। लेकिन अगर आप लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं और सोशल मीडिया का सदुपयोग करना भी जानते हैं, तो आप बने मल्टीटास्कर। आज आवश्यक है रिपोर्टर, रिपोर्टिंग भी जो कर सकता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकता है, साथ में ब्लॉग भी लिख सकता है, साथ में जो है आर्टिकल शोध भी लिख सकता है। ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, मल्टीटास्किंग। इसलिए विश्वविद्यालयों को चाहिए कि अब वो तैयार करें। मैं यहाँ एक विषय उठा, मैंने जैसे कहा कि मैं भारतीय जनसंचार संस्था से जुड़ा हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने उसको विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए यूजीसी से लेटर ऑफ इंटेंट भी मैंने ले लिया था। किसी कारणवश वो मामला आगे नहीं बढ़ा मेरे वहाँ से जाने के बाद,
लेकिन मैं कम से कम समझता हूं कि पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी मात्र एक संस्था तक छोड़ने की जो सोच है, मैं उससे थोड़ा सहमत नहीं हूं। क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान में पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं कि वहां मात्र 9 महीने का एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। वहां के जो प्रोफेसर्स हैं वो पीएचडी गाइड नहीं करते हैं। तो हमारे आपके जैसे विश्वविद्यालय जहां हम यूजी से लेकर पीजी 3 साल 4 साल, अब तो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय में 7 नए पाठ्यक्रम हमने शुरू किए। पहले विश्वविद्यालय बने देश के, अब ये 7 नए पाठ्यक्रम में 5 पाठ्यक्रम तो सिर्फ मीडिया के हमने शुरू किया है और बाकी कंप्यूटर साइंस में और मैनेजमेंट में ये हमने शुरू कर दिया। अब हम मास्टर्स भी कराते हैं, 4 साल का यूजी प्रोग्राम भी कराते हैं, पीएचडी भी कराते हैं। अब हम पाठ्यक्रम क्या हो ये हम सबको, जो लोग ये कोर्सेस चलाते हैं, हमको मिलकर तय करना चाहिए। अब हम कहें कि भाई एक 9 महीने का कोर्स चलाने वाला संस्था ये तय करे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा उसमें मतभेद है। हम सबको मिलकर इसी तरह किसी मंच में आना चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए और हमें अपने पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करना चाहिए। एमसी को भी लेना चाहिए अपने साथ। तो अभी एक संस्था न माखनलाल को भी करना चाहिए, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम सब, क्या कुशाबाबू कम सक्षम है क्या? हरदेव जोशी कम सक्षम है क्या? वहाँ भी अच्छे अच्छे प्राध्यापक हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अलग अलग विभागों में हैं। हम सब मिलकर, आज आवश्यकता है मीडिया में एक मानक तय करने का। मीडिया शिक्षा में स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। मैं यूनिफॉर्मिटी की बात नहीं कर रहा हूं। भारत जैसे एक विविधतापूर्ण देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती है। दक्षिण का परिवेश अलग है, उत्तर पूर्व का परिवेश अलग है, उत्तर भारत का अलग है, कश्मीर का अलग है, गुजरात का अलग है। तो वी कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म करिकुलम, बट कैन वी हैव ए स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम? एक स्टैंडर्डाइजेशन हम ला सकते हैं क्या? यानी कि कुछ चीजों को सिखाना है, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ जिसे कहते हैं कि ढांचागत कुछ चीजों को सुनिश्चित करना है। यह स्टैंडर्डाइजेशन बहुत आवश्यक है। अब जैसे क्या सारे सिलेबसेस में, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में और कच्छ से लेकर कामरूप में जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या आवश्यक नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएं, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मात्र अनुच्छेद 19A नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ दायित्व बोध को भी लाना जरूरी है। बिकॉज हमारा जो संविधान है वो फ्रीडम की बात करता है, लाइसेंस की बात नहीं करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, स्वच्छंदता की बात नहीं करती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और समझाने की आवश्यकता है। इन विषयों पर हमको जो है जोर देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय विरासत और भारतीय, जिसका आदरणीय संतोष जी ने भी जिसका जिक्र किया कि भारतीय विरासत, भारतीय परंपरा, इसको लेकर भी जो है चर्चा बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने भारतीय जनसंचार संस्थान में, मैंने अपने कार्यकाल में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहां उसी आधार पर संचार का पूरा एक अधिष्ठान बना है, उसको समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ पश्चिमी दृष्टिकोण से ही संचार को देखते रहे हैं। भारत में एक संचार का परंपरा हमेशा से रही है। यहां तक कि भगवत गीता में भी जो ज्ञान है वो गीता ज्ञान चर्चा से निकल कर आती है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद है उससे निकल कर आती है। वो सीधे श्री कृष्ण भगवान जो है किसी जगह खड़े होकर तकरीर नहीं देते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, उसका वो जवाब देते हैं, अर्जुन फिर उसमें से प्रश्न निकालते हैं। तो ये जो संवाद और संचार का परंपरा है हमारा ऐतिहासिक है।
वो आज का नहीं है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में 2 शब्दों का प्रयोग किया है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 2 विषयों पर युवा पीढ़ी को तैयार करना है। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सिर्फ क्रिटिसाइज करना वो नहीं है। वो क्रिटिकल थिंकिंग में आपको रिसर्च करने की जरूरत है, शोध परख। क्रिटिसाइज नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। जहां अच्छा काम हुआ है उसका तारीफ करना है, पीठ थपथपाना है, और जहां गलत हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। और उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या केंद्रित पत्रकारिता से समाधान आधारित पत्रकारिता की ओर जाना है। अब हमें प्रॉब्लम्स उठाना नहीं है कि यहां समस्या है, यहां समस्या है। नो नो, वी विल नाउ हैव टू लुक एट सॉल्यूशंस। व्हाट आर द सॉल्यूशंस व्हिच आर देयर? प्रॉब्लम्स वी नो, 75 साल से यही बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। तो ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, क्योंकि ये चर्चा है, एक बहुत महत्वपूर्ण जो मीडिया शिक्षा से भी संबंधित है, वो है सबसे ज्यादा जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शोध को दिया है। एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में देश भर के जितने भी फंडिंग हैं सोशल साइंसेस रिसर्च में, इन सब को एक जगह केंद्रित कर दिया जाएगा। अभी तक ICSSR का होता था, CSIR का अलग होता था, ICAR का अलग होता था। अब ये सब केंद्रित होगा एक अम्ब्रेला में, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में, जो समाज परख शोध को जो है बढ़ावा देगा। यानी कि जिस शोध से अभी क्या हो रहा है, PhD के लिए शोध हो रहा है, API के लिए शोध हो रहा है। अब ये शोध का उद्देश्य होगा कि उससे नीतिगत प्रभाव उसका क्या पड़ेगा, आपके शोध का नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके शोध से समाज में मानसिकता में क्या बदलाव ला सकते हैं, समाज के सोच में क्या बदलाव ला सकते हैं। अब इस शोध पर जोर दिया जाएगा। हमारे प्रायोरिटीज क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। तो ऐसा शोध अब हमें मीडिया में भी लाने की जरूरत है। अभी मीडिया में मैक्सिमम PhD के थीसिस देखिए, इंपैक्ट ऑफ फेसबुक ऑन सो एंड सो। इसके सिवा जैसे कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया के सिवा और कोई चर्चा ही नहीं होती है। आज के स्थिति में आप जरा सोचिए, इतना विषय है कोविड के बाद पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन को लेकर, इंपैक्ट ऑफ इंफोडेमिक को लेकर, फेक नैरेटिव्स को लेकर, कितना विषय है जिस पर शोध हो सकता है। लेकिन क्या चर्चा हो रही है? क्या हमारे आपके PhD डिपार्टमेंट्स में, रिसर्च डिपार्टमेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। और तब जाके जो है, आज स्थानीय स्तर पर बैठ गए, सर्वे मंकी का इस्तेमाल कर लिया, शोध कर दिया। शोध का उद्देश्य क्या है? इस पर हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मीडिया पर भी उसको हमें समझने की आवश्यकता है। मैं 2-3 बातें टेक्नोलॉजी के बारे में कह के अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि इतने बड़े जाने माने विख्यात प्राध्यापक यहाँ जुड़े हुए हैं और हमारे जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं प्रतिभागी, वो उन सबको सुनना चाहेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी का कभी भी कोई भी विश्वविद्यालय, मीडिया विभाग। सर, आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। कब से ऑफ हो गया? अभी हुआ है? अच्छा, ठीक है। मैं यही बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में हो या मीडिया विभागों में हो, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कभी भी, और हमारे मित्र जागरण से बैठे हुए हैं यहां, जबकि उनका मीडिया से ही डायरेक्ट संबंध है, प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन क्या कोई भी विश्वविद्यालय या मीडिया विभाग मीडिया के बराबर टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसका बराबरी हम नहीं कर पाएंगे। वो वीडियो वॉल खड़ा कर देंगे, हमें कहां छोटे छोटे पत्रकारिता विभाग में वीडियो वॉल खड़ा हो सकता है, हमारी सीमाएं हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी आज के तारीख में एक 5 साल का बच्चा और 95 साल का बुजुर्ग भी आज आसानी से ऑनलाइन होके आज हमसे जुड़ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी समझना बहुत मुश्किल नहीं है, महत्वपूर्ण कंटेंट है। कंटेंट वॉज, कंटेंट इज एंड कंटेंट विल ऑलवेज रिमेन द किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस। ये कंटेंट का महत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कंटेंट से बढ़कर कंटेंट क्रिएटर्स को तैयार करना है। आज किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए क्या आप कंटेंट दे पाएंगे या नहीं, हमें टेक्नोलॉजिस्ट नहीं पैदा करने हैं, हमें कंटेंट क्रिएटर्स तैयार करने हैं। ये नए संभावनाएं हैं। आज यहां मोजो का जिक्र हुआ, ड्रोन पत्रकारिता हो रही है और इसने एक तरह से क्रांति ला दी है। जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर आज इसको जो है लेकर पत्रकारिता हो रही है। हमने इस वर्ष से नए पाठ्यक्रम रीवा के परिसर से हमने ग्रामीण पत्रकारिता के पाठ्यक्रम शुरू कर दिए। उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर भी संचारकों की एक पूरी फौज को खड़ी की जाए। यह उद्देश्य से हमने शुरू किया है। इसलिए हमारा यह मानना है कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी तो सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट के गुणवत्ता, इसको लाने की आवश्यकता है। आज कस्टमाइज्ड कंटेंट के जमाना है। आज व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है। अटेंशन स्पैन्स हैव कम डाउन फ्रॉम मिनट्स टू फ्यू सेकेंड्स। कुछ चंद सेकेंड्स तक ही आपके जो है अटेंशन स्पैन है। आप तब तक आकर्षित कर पाएंगे दर्शक को, श्रोता को, पाठक को, तब तो आप सफल हैं। तो आपके पास उसके लिए सही कंटेंट होना चाहिए। आज के नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स। कुछ वर्ष पहले फिक्की केपीएमजी का जो आंकड़े थे वो ये थे कि इस देश में 16,000 एनिमेटर्स की जरूरत होगी। एवीजीसी सेक्टर में लोगों की आवश्यकता होगी। कहाँ है, कहाँ प्रशिक्षण हो रहा है? अब हम कुछ वर्षों से अपने विश्वविद्यालय में ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का कोर्स करा रहे हैं, लेकिन अपार संभावनाएं हैं ग्राफिक्स में, एनिमेशन में। आवश्यकता है। आज देखिए स्कूल के बच्चों से लेकर सब, कोई कोरियन सीरीज देख रहा है, कोई चाइनीज सीरीज देख रहा है। दिवाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर में भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो जानते हैं। सी ड्रामा, के ड्रामा, वो ड्रामा, ये ड्रामा, ये सब एनिमेशन क्या हम क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? हम भी तैयार कर सकते हैं। हमारे अंदर युवाओं में वो क्षमता हमको लाने की आवश्यकता है। ये मीडिया एजुकेशन का चैलेंज, मीडिया एजुकेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज। उनको भारतीय कंटेंट हम दे सकते हैं क्या, विदेशी कंटेंट के बजाय? पत्रकारिता में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आज इस देश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन, विश्व में सबसे ज्यादा वीडियो का कंजम्पशन कहीं होता है तो भारत में होता है। ये वीडियो का कंजम्पशन सबसे ज्यादा हो रहा है भारतवर्ष में, तो वीडियो प्रोडक्शन पर हमको पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं जयंत जी से पूरी तरह सहमत हूं। हमें बहुत सारे ऑनलाइन प्रोडक्शन हमें मीडिया में हमें लाने की जरूरत है। मैं भी सीईसी के गवर्निंग बोर्ड में हूं, कंसोर्शियम ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन के। वहां काफी सीईसी वीडियोस तैयार कर रही है, लेकिन उनका क्वालिटी, हम वही पावर पॉइंट दिखाते हैं और एक अध्यापक, शिक्षक आके बैठ जाता है और वो पावर पॉइंट से पढ़ के सुना देता है। अब वो समय गया, अब इसको और आकर्षक बनाने की आवश्यक है। उसमें नए टेक्नोलॉजी को लेकर हमें युवा पीढ़ी को घर में बैठे
सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड में हमको उनको सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता है मीडिया एजुकेशन में। मीडिया एजुकेशन अब ब्लेंडेड मोड में होगा। ब्रिक एंड मोर्टर से हम ब्रिक एंड पोर्टल के मोड में आ गए हैं। तो ब्लेंडेड फॉर्म में आपके बिल्डिंग अपनी जगह है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन पर महत्व है। आज आप घर बैठे बैठे भोपाल में बैठे बोस्टन के प्रोफेसर से आप लेक्चर सुन सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में CBCS के अंतर्गत आज इंटरडिसिप्लिनैरिटी आ गई है। अब जो पत्रकार तैयार होगा वो मीडिया के साथ साथ म्यूजिक भी सीखेगा, मीडिया के साथ साथ मैनेजमेंट भी सीखेगा, क्योंकि CBCS के अंतर्गत उसको ये ऑप्शन इलेक्टिव में मिलने लगा है। NCC जो आज तक शौकिया प्रोग्राम था, अब NCC आपके कोर्स का करिकुलम का हिस्सा बन गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसलिए आज एक मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद किया करते थे, आज वो रूप ले रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल जब हम मीडिया कर्मियों को तैयार करेंगे तो वो उनका एक होलिस्टिक विजन होगा। वो सिर्फ एक सिंगुलर सोच के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि एक मीडिया कर्मी को जीवन के विभिन्न आयामों को समझने की आवश्यकता है। वो NEP के बारे में कहते हैं कि अगर पहले शिक्षा पद्धति अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करती थी, नौकरी के लिए तैयार करती थी, तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो आपको समस्त जीवन के लिए तैयार करती है। आपको जीवन कैसे जीना है उसके लिए आपको तैयार करती है, आपको लाइफ स्किल्स सिखाती है, जो बहुत आवश्यक है। वो मीडिया के कोर्सेस में भी हमको लाने की जरूरत है। और इसलिए समय की आवश्यकता है। और मैं हर मंच पे जहां मैं मीडिया शिक्षकों से मिलता हूं, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरे साथ भी, हम सब मिलकर एक, जिस तरीके से डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार हमारा भी एक मीडिया एजुकेशन काउंसिल बनना चाहिए, जो ये मानक तय करें कि कोई भी सड़क चलता गली में एक दुकान खोल देता है कि मैं एंकरिंग सिखाऊंगा, मैं रिपोर्टिंग सिखाऊंगा, मैं वॉइस ओवर सिखा दूंगा। दिल्ली में भी आप देखेंगे, साउथ एक्स में जाइए, कहीं कटवारिया में जाइए, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। कोई मान्यता नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ भी शुरू कर सकता है मीडिया के क्षेत्र में। इससे हमें हटना पड़ेगा, हमको स्टैंडर्डाइजेशन लाना पड़ेगा, और हम थोड़े शब्दावली का प्रयोग में थोड़ा सा बदलाव भी लाएं, तभी जाके नैरेटिव चेंज होगा। हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में बड़े खुलकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट, क्योंकि अमेरिका में ये कहा गया था, तो हमने भी उसे बिल्कुल सही कहा, तिवारी जी ने भी और जयंत जी ने भी, कि पश्चिमी टेक्स्ट बुक्स को हमने निकाल के इधर ला दिया और हमने कह दिया सिटीजन जर्नलिस्ट, नागरिक पत्रकारिता। सिटीजन डॉक्टर होता है क्या? सिटीजन इंजीनियर होता है क्या? अब ये सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपागेंडा, फेक कंटेंट फैलाया जा रहा है। ओके, हम तो सिटीजन जर्नलिस्ट हैं भाई। अब कोई भी झोला छाप डॉक्टर कह दे कि हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंजीनियर हैं, हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम भी आर्किटेक्ट हैं, सिटीजन आर्किटेक्ट, सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब सिटीजन डॉक्टर नहीं हो सकता है तो सिटीजन जर्नलिस्ट कहां से बन गया? सिटीजन कम्युनिकेटर बनिए आप भाई साहब, नागरिक संचारक। लेकिन पत्रकार तो प्रशिक्षण के बाद ही बन सकते हैं, इस पर स्पष्टता हमारे आप में होनी चाहिए। वरना वो पूछेंगे कि जब सिटीजन बनते ही जर्नलिस्ट बन जाएंगे तो पत्रकारिता शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अंग्रेजी जान गए तो उसी का आप देख रहे हैं,
अंग्रेजी हिंदी कोई भाषा आप समझ लिए और राजनीति के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लिखने लग गए और कहने लग गए कि हम तो पत्रकार हैं। पत्रकारिता एक प्रोफेशन है, एक सर्विस है, एक मिशन है। इसको आप, इसके लिए आज के टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, हमारे संविधान को ध्यान में रखते हुए, हमारे मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और इसलिए कोई भी पत्रकार नहीं बन सकता है, प्रशिक्षण के बाद ही पत्रकार बन सकता है। वो जमाना लद गया। किसी जमाने में नहीं। क्या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के को क्या डिग्री थी? क्या नहीं डिग्री थी। हम भी मानते हैं नहीं डिग्री थी। पहले तो वैद्य भी घरों में ही हुआ करते थे। तो आज क्या वो सर्जरी कर पाएंगे क्या? कोई भी जाके नहीं कर पाएंगे। आज की जरूरतें बदल गई है। आज हम जब व्यक्ति को हम प्रशिक्षित करेंगे उसके जिम्मेदारियों के बारे में, जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर वो बनेगा, तब जाके वो पत्रकार बन सकता है। कुछ भी अनर्गल लिख ले, गाली गलौज लिख दे, सोशल मीडिया में लिखना जानता है, फोटो खींचना जानता है मोबाइल के चलते, तो वो पत्रकार नहीं बन सकता है। इसलिए पत्रकारिता एक प्रोफेशन है। इसलिए वरना आज क्या हो रहा है दिल्ली में, तो एक मजाक है कि जो इस्त्री करने वाला है वो भी अपने गाड़ी में प्रेस लगाता है। प्रेस तो करता ही है वो। तो इसलिए हम क्या, उसको भी जो नागरिक पत्रकार है वो, तो ये विषय ऐसा विस्तृत विषय है जिस पर घंटों बोली जा सकती है। लेकिन आज अन्य सम्मानित हमारे बीच में प्राध्यापक और विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं। हम सब उनको भी सुनना चाहेंगे। लेकिन मीडिया शिक्षण, मीडिया का भविष्य, प्लेटफॉर्म बदल सकता है, मीडियम बदल सकता है, माध्यम बदल सकता है, भविष्य उज्जवल है। आवश्यकता है दायित्ववान, जिम्मेदार, समाजोन्मुखी, राष्ट्र के प्रति समर्पित पत्रकारों को तैयार करना। और ये चुनौती हमारी और आपकी है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह के आयोजन जो हमने संयुक्त तत्वाधान में किया, इस तरह के आयोजन पूरे देश भर में होगा। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं इस वर्ष। और इस वर्ष दादा माखनलाल की पुष्प की अभिलाषा कविता का भी शताब्दी वर्ष है। तो ये भी हम संयुक्त रूप में हम लोग मना पाएंगे आने वाले दिनों में। ये मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाठक जी से भी अनुरोध करूंगा कि दादा के जो पुष्प की अभिलाषा के जो शताब्दी वर्ष है उस पर भी हम लोग महू में एक कार्यक्रम करें संयुक्त तत्वाधान में। हमें एक बहाना भी मिल जाएगा महू आने का, दीदी से भी मिलने का। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम में जो चर्चा, जो निष्कर्ष निकल आएंगे वो मीडिया शिक्षा को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।